अंधेरी रात, खामोशियों का समंदर और इतिहास की गुमनाम गुफा में दफन एक रहस्य। रात का सन्नाटा था। धुंध से घिरी राजपूताना की पहाड़ियों में कहीं दूर से आती शहनाई की मधुर धुन अब भी कानों में गूंज रही थी। ये धुन उस वीर राजा पृथ्वीराज चौहान के महल से आ रही थी, जिसने अपनी तलवार की धार से कई बार अपने दुश्मनों को धराशायी किया था। परंतु आज का माहौल थोड़ा अलग था। राजा पृथ्वीराज की आंखों में वैसी चमक नहीं थी जैसी हर युद्ध के पहले हुआ करती थी। वो अपने महल के ऊपर उस आसमान की तरफ देख रहे थे जहां बादलों ने चांद को ढक रखा था, मानो वो एक आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हों। उस रात महाराज पृथ्वीराज को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उन्हें एक अज्ञात साधु ने दर्शन दिए और कहा, हे महाराज, सावधान हो जाइए, एक परछाई आपके महल के आसपास मंडरा रही है। वो शत्रु आपका सबसे बड़ा प्रहार करने वाला है। रात को वो जाग उठे और सोच में पड़ गए, ये कौन है जो मेरे राज्य के विनाश का सपना देखता है? कौन है जो मेरी वीरता की परीक्षा लेने को तत्पर है? एक रहस्यमय योद्धा की चुनौती। कुछ ही दिनों बाद एक संदेशवाहक दौड़ता हुआ आया और कहा, महाराज, गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी आपके खिलाफ युद्ध की चुनौती दे रहा है। राजा पृथ्वीराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। गौरी एक ऐसा योद्धा था जिसने बहुत से युद्ध लड़े थे और जिनमें से अधिकांश में विजय पाई थी। परंतु इस बार वो एक ऐसे योद्धा से टकराने जा रहा था जिसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। कई दिनों की योजनाओं और तैयारियों के बाद आखिरकार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का सामना कन्नौज के मैदान में हुआ। वहां का दृश्य देखने लायक था। एक ओर पृथ्वीराज की सेना जो हवा में लहराती, विजय की प्यास से जलती थी, और दूसरी ओर गौरी की सेना जो शक्ति और साहस के साथ अपने सुल्तान का साथ दे रही थी। पहले कुछ घंटों में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी की सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया। गौरी को ऐसा महसूस हुआ कि उसने एक भयानक भूल की है। उसका पूरा ध्यान पृथ्वीराज की आंखों में उस आग को देखकर बिखर चुका था। मोहम्मद गौरी का छल और एक षड्यंत्र। परंतु यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। मोहम्मद गौरी एक रात चुपके से पृथ्वीराज के शिविर में घुस गया। वहां उसने अपने मंत्रियों से एक नया षड्यंत्र रचा। उसने तय किया कि युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर वह पृथ्वीराज को बंदी बनाएगा। अगले दिन एक नए युद्ध का आह्वान हुआ। गौरी ने पृथ्वीराज को एक संदेश भिजवाया कि वह शांति वार्ता करना चाहता है। पृथ्वीराज अपनी उदारता और शौर्य के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा न सके। जैसे ही पृथ्वीराज ने शांति वार्ता के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही गौरी के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया। पृथ्वीराज को लेकर गौरी अपने राज्य गजनी ले गया और वहां उन्हें अपमानित किया। गौरी ने पृथ्वीराज से एक मांग रखी, अगर तुम मेरी बंदी बनकर रहोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। परंतु पृथ्वीराज ने ठान ली थी कि वह अपनी स्वतंत्रता को कुर्बान नहीं करेंगे। एक अंधे योद्धा की प्रतिज्ञा। गौरी ने क्रूरता से पृथ्वीराज की आंखों को जलाकर अंधा कर दिया। परंतु पृथ्वीराज की आत्मा में छिपी शौर्य की आग अब भी जल रही थी। उन्होंने गौरी से कहा, मेरे भले ही आंखें चली गई हों, परंतु मेरे अंदर की वीरता अब भी जीवित है। गौरी ने इसे मजाक समझा। उसने सोचा कि अब एक अंधा क्या कर सकता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पृथ्वीराज का साहस किसी भी बंदी गृह में नहीं बंध सकता था। इसी बीच पृथ्वीराज का एक निष्ठावान मित्र और कवि चंद्रवरदाय गजनी पहुंच गया। वह पृथ्वीराज के साथ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, आपकी वीरता अमर है और मैं इसे सदियों तक अमर रखने का प्रण करता हूं। गौरी ने एक आखिरी बार पृथ्वीराज का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों न मैं तुम्हें एक आखिरी बार तीर चलाने का अवसर दूं, ताकि तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। पृथ्वीराज का अंतिम प्रहार। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को अपनी काव्य कला का सहारा दिया और बोला, 4 बांस 24 गज,
अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इस काव्य के माध्यम से चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को गौरी की सही स्थिति का संकेत दिया। पृथ्वीराज ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद कर ध्यान केंद्रित किया। उनके हाथों ने तीर को कसकर पकड़ा और जैसे ही उन्होंने धनुष को खींचा, सभी की सांसें थम गईं। तीर ने हवा को चीरते हुए सीधे मोहम्मद गौरी के सीने को भेद दिया। गौरी वहीं ढेर हो गया। गजनी का महल इस साहसिक प्रहार से गूंज उठा। लेकिन क्या पृथ्वीराज इस प्रहार के बाद जीवित रहे या नहीं, ये एक रहस्य ही रहा। कुछ कहते हैं कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो कुछ मानते हैं कि चंद्रवरदाई ने उन्हें गुप्त रूप से भारत वापस लाने की योजना बनाई थी। इतिहास के इस पन्ने को आज भी सहेजा नहीं गया। ये रहस्य है कि पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ। पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध। गौरी की मृत्यु के बाद गजनी के महल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। वहां उपस्थित सभी दरबारी और सैनिक इस अविश्वसनीय घटना को देख सकते थे। एक अंधे राजा ने सटीकता से अपने शत्रु का अंत कर दिया था। मोहम्मद गौरी का शव वहां पड़ा था और उसकी आंखें अब भी उस आखिरी पल के भय से फटी हुई थी। गजनी के महल में एक अजीब सा कंपन हुआ, मानो इतिहास स्वयं इस घटना को सहेज रहा हो। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, महाराज, अब यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। गौरी के अनुयायी अब हमारे प्राण लेने के लिए तत्पर होंगे। हमें यहां से निकलना होगा। पृथ्वीराज ने अपनी घायल आत्मा में एक हल्का संतोष महसूस किया, परंतु उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, चंद्र, मेरे लिए अब इस जीवन का क्या महत्व है? मैं अपना उद्देश्य पूरा कर चुका हूं। गौरी को वही सजा मिली जो उसने मेरे अपमान का बदला लेने के लिए तैयार की थी। परंतु एक अंतिम निवेदन है, क्या तुम मुझे भारत ले चल सकते हो? मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी मातृभूमि की मिट्टी पर अंतिम सांस लूं। एक साहसिक योजना का आरंभ। चंद्रवरदाई ने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज को वापस ले जाएगा। उसने एक योजना बनाई जिसमें कुछ विश्वासपात्र सैनिकों की सहायता से वे गजनी से निकलने का मार्ग तैयार कर सकते थे। उस रात उन्होंने पूरी गुप्तता से गजनी का किला छोड़ने का निश्चय किया। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों के साथ गुप्त मार्गों से गजनी से निकल पड़े। रात का सन्नाटा और उनके कदमों की धीमी आवाज ही उस कठिन यात्रा के साथी थे। कई बार ऐसा लगा कि शत्रुओं ने उनके पीछे पीछा किया, परंतु चंद्रवरदाई का अदम्य साहस और सूझबूझ ने उन्हें हर मुश्किल से बचा लिया। वापसी की कठिन यात्रा। यह यात्रा आसान नहीं थी। पृथ्वीराज अपनी दृष्टिहीनता और चोटों के कारण कमजोर हो गए थे, परंतु उनकी जिद और मातृभूमि की ओर बढ़ने का संकल्प उन्हें हर कष्ट से पार ले जा रहा था। उनके अंदर देशभक्ति और सम्मान की भावना इतनी गहरी थी कि वो किसी भी यातना को सहने के लिए तैयार थे। रास्ते में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, प्यास, भूख और दुर्गम पहाड़ियां। लेकिन हर बार जब भी उनका मन विचलित होता, चंद्रवरदाई अपने शब्दों के जादू से उन्हें हिम्मत दिलाता। उनके वीर काव्य और साथी सैनिकों की हिम्मत ने उन्हें चलते रहने की शक्ति दी। एक रहस्यपूर्ण अंत। भारत की सीमा करीब आते ही पृथ्वीराज की अवस्था कमजोर होती चली गई। उनके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वे और आगे बढ़ सके। उन्होंने चंद्रवरदाई का हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, चंद्र, अब समय आ गया है। मैं अपनी धरती पर वापस आ गया हूं। मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। लेकिन तुम भारत वापस जाओ और मेरे लोगों को मेरे साहस की कथा सुनाना। उन्हें बताना कि मैं आखिरी दम तक उनकी सेवा करता रहा। चंद्रवरदाई का हृदय भारी हो गया, परंतु उन्होंने महाराज का आदेश सिर झुकाकर स्वीकार किया। वो जानते थे कि पृथ्वीराज का अंत निकट है। उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए चंद्रवरदाई ने एक प्रार्थना की और आकाश की ओर देखते हुए कहा, माँ भूमि, अपने इस सच्चे सपूत को अपनी गोद में स्थान दे।
पृथ्वीराज ने एक आखिरी सांस ली और उनकी आत्मा भारत की धरती में विलीन हो गई। चंद्रवरदाई की अमर कथा। इसके बाद चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज की वीर गाथा को पूरे भारत में फैलाया। उन्होंने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के साहस, उनकी वीरता और उनकी अंतिम विजय की कथा को अमर कर दिया। यह कथा भारत के हर गांव, हर घर तक पहुंची। कहा जाता है कि चंद्रवरदाई ने जीवन भर पृथ्वीराज की स्मृति को जीवित रखा। उनकी कहानियां सुनकर कई योद्धाओं ने अपने शौर्य को प्रेरित किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने की प्रतिज्ञा की। आज भी पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चे साहस और देशभक्ति का भाव अमर रहता है। उनकी अंतिम लड़ाई और आत्मसम्मान की कहानी अनंत काल तक हमें सिखाती रहेगी कि वीरता केवल तलवार से नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति से आती है। भारत लौटने की प्रतिज्ञा। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को वहीं मातृभूमि के आंचल में समर्पित कर दिया। उन्होंने पत्थरों और मिट्टी से उनकी समाधि बनाई ताकि कोई दुश्मन उन्हें ढूंढ न सके और पृथ्वीराज की पवित्र स्मृति का अपमान न कर सके। समाधि बनाकर उन्होंने अंतिम बार अपने प्रिय मित्र को नमन किया और वहां से चल दिए। भारत लौटते समय चंद्रवरदाई ने कई कष्ट सहे। उनका हृदय पृथ्वीराज की यादों से भरा था और आंखों में अपने राजा के खोने का दर्द था। फिर भी उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वो पृथ्वीराज की वीरता की गाथा को सबके सामने लाकर अमर करेंगे। पृथ्वीराज रासो का जन्म। भारत वापस लौटकर चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। उन्होंने इसे वीरता, प्रेम, त्याग और मित्रता की उस महान कहानी में तब्दील किया जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक पढ़ सके। उनकी लेखनी में पृथ्वीराज की हर बात सजीव हो उठी। उनका साहस, गौरी को हराने का दृढ़ संकल्प और मातृभूमि के लिए उनके अंतहीन प्रेम को उन्होंने इस ग्रंथ में पिरो दिया। राजस्थान से लेकर कन्नौज, दिल्ली से लेकर गजनी तक पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के उस ऐतिहासिक संघर्ष को भारत के कोने कोने में गाया जाने लगा। हर गांव, हर घर में लोग इस अमर कथा को सुनते और अपने बच्चों को वीरता और साहस के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। अनंतकाल की कथा। पृथ्वीराज चौहान की यह गाथा सदियों से भारतीय जनमानस का हिस्सा बन गई। ऐसा माना जाता है कि जो योद्धा पृथ्वीराज की गाथा सुनता, वो अपने अंदर एक नई शक्ति और ऊर्जा का अनुभव करता। उनकी वीरता का यह अमर ग्रंथ कई राजपूत योद्धाओं को प्रेरणा देता, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक रहस्य जो अब भी जीवित है। आज भी पृथ्वीराज की मृत्यु और उनके अंतिम संस्कार का रहस्य गहरा है। कोई नहीं जानता कि चंद्रवरदाई ने उन्हें कहाँ दफनाया था। कई लोगों का मानना है कि उनकी समाधि किसी गुप्त स्थान पर है, जिसे केवल वीर और सच्चे योद्धा ही देख सकते हैं। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की आत्मा अब भी उनकी मातृभूमि के पहाड़ों में निवास करती है, जहां वो हर रात अपनी तलवार थामे मातृभूमि की रक्षा करती है। अंतिम संदेश। इस कथा का रहस्यपूर्ण अंत हमें यह याद दिलाता है कि वीरता, साहस और दोस्ती का रिश्ता अमर है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की मित्रता, उनके त्याग और बलिदान की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास की कुछ कहानियां समय की रेत में दबकर भी अमर हो जाती हैं। उनकी वीरता की यह अमर गाथा भारतीय संस्कृति और इतिहास में हमेशा जीवित रहेगी, जैसे एक दीपक अंधेरे में मार्ग दिखाता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि सच्ची मित्रता और देश प्रेम कभी नहीं मरते, वे हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। इस तरह पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की अमर कथा इतिहास के पन्नों में अमिट रहस्य बनकर दर्ज हो गई है। अंतिम विदाई और पृथ्वीराज की समाधि। चंद्रवरदाई ने थके हुए हृदय से अपनी अंतिम प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने वीर पृथ्वीराज के पार्थिव शरीर को भारत की उस धरती पर ही विश्राम दिलाया, जिसके लिए पृथ्वीराज ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने एक गुप्त और सुरक्षित स्थान पर, जहां कोई शत्रु न पहुंच सके,
पृथ्वीराज की समाधि बना दी। मिट्टी और पत्थरों के सहारे उन्होंने वह जगह पवित्र कर दी। इस तरह उनका मित्र और भारत का वीर योद्धा अपने अंतिम विश्राम में समा गया। चंद्रवरदाई ने अंतिम बार अपने प्रिय मित्र के चरण स्पर्श किए और प्रणाम करते हुए कहा, हे महाराज, आपकी गाथा को मैं अमर कर दूंगा। मेरी कलम से आपकी वीरता और त्याग की ऐसी अमर कहानी निकलेगी जिसे भारत की संतानें सदियों तक सुनेंगी और गर्व करेंगी। भारत लौटने का सफर। भारत वापस लौटते हुए चंद्रवरदाई के हृदय में दुख का सागर था, लेकिन साथ ही मित्र के बलिदान पर गर्व भी। इस सफर के दौरान उनके विचार केवल पृथ्वीराज पर ही केंद्रित थे। हर कदम के साथ वो मित्र की यादों में खोए रहते। आखिरकार महीनों की कठिन यात्रा के बाद वे अजमेर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पृथ्वीराज की कथा को लोक कथा के रूप में पिरोने का निर्णय लिया। पृथ्वीराज रासों की रचना। अजमेर में चंद्रवरदाई ने अपने गुरु, मित्र और वीर योद्धा पृथ्वीराज की वीरता का अमर ग्रंथ पृथ्वीराज रासों की रचना की। इसमें उन्होंने पृथ्वीराज के साहस, मोहम्मद गौरी के साथ उनकी ऐतिहासिक टकराव, उनकी आखिरी युद्ध के दृढ़ निश्चय और वीर गति को भावपूर्ण शब्दों में उतार दिया। चंद्रवरदाई के शब्दों ने पृथ्वीराज को अमर बना दिया। उनकी लेखनी में पृथ्वीराज का शौर्य सजीव हो उठा और इस ग्रंथ ने राजपूतों के गौरव और देश प्रेम की भावना को न केवल जागृत किया बल्कि उसे गहराई तक सींचा भी। वीरता का संदेश और प्रेरणा। पृथ्वीराज रासों की गाथा धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। हर गांव, हर कस्बे में लोग इस महान योद्धा की वीरता और देशभक्ति की कथा सुनने लगे। इस कथा ने आने वाली पीढ़ियों को आत्मसम्मान, स्वाभिमान और वीरता के महत्व को समझाया। राजपूत योद्धा इस कथा को सुनकर गर्व से भर उठते थे और अपने राजा पृथ्वीराज की तरह अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने को तत्पर रहते थे। समाधि का रहस्य। आज भी पृथ्वीराज चौहान की समाधि का स्थान एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी समाधि अजमेर की किसी गुप्त गुफा में है, तो कुछ मानते हैं कि वह अरावली की पहाड़ियों में कहीं छुपी है। राजपूताना की धूल और पहाड़ों में पृथ्वीराज के नाम की गूंज आज भी सुनाई देती है। वहां के लोग मानते हैं कि पृथ्वीराज की आत्मा अब भी अपनी भूमि की रक्षा करती है। चंद्रवरदाई की अंतिम इच्छा। कहते हैं कि चंद्रवरदाई ने अपना जीवन पृथ्वीराज की गाथा को जीवित रखने में व्यतीत कर दिया। वृद्धावस्था में जब उनके शरीर ने उनका साथ देना छोड़ा, तब उन्होंने अपना अंतिम समय पृथ्वीराज की स्मृति में ही व्यतीत किया। उनकी यह इच्छा थी कि उनके प्राण भी उस धरती में जाएं जहां उनके मित्र ने अंतिम सांस ली थी। और एक दिन चंद्रवरदाई ने भी पृथ्वीराज की स्मृति में अपने प्राण त्याग दिए। अमर वीरता की गाथा। पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई की मित्रता और त्याग की यह कहानी सदियों तक लोगों के हृदयों में जीवित रही। यह गाथा मात्र इतिहास का पन्ना नहीं है, यह एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि सच्चा प्रेम और देशभक्ति कालजयी होते हैं। वीरों की यह भूमि आज भी कहानियां सुनाती है, उन वीरों की जिन्होंने अपने कर्तव्य और मित्रता की खातिर प्राणों का बलिदान दिया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की गाथा भारत की आत्मा में बसी है, जो सदियों से हर पीढ़ी को साहस और निष्ठा का मार्ग दिखाती है। अंत में एक अघोषित सवाल। इतिहास में आज भी यह सवाल गूंजता है, क्या वाकई पृथ्वीराज की आत्मा कहीं अजमेर की धूल में, अरावली की पहाड़ियों में या किसी गुप्त स्थल पर अब भी जीवित है? क्या चंद्रवरदाई ने अपनी अंतिम सांसों में यह रहस्य किसी को सौंपा था? शायद नहीं, क्योंकि वीरों की गाथाएं अक्सर उन्हीं की तरह वीरता से मौन रहना पसंद करती हैं। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की अमर गाथा। अंधेरे में तलवारों की खनक और युद्ध के कोलाहल से पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन थर्रा उठे। मोहम्मद गौरी के दरबार में उन्हें कैद कर लिया गया था और उनकी आंखों को सजा के तौर पर अंधा कर दिया गया था। लेकिन पृथ्वीराज का साहस अब भी जिंदा था,
उनकी आत्मा अब भी अडिग थी। गौरी के अत्याचारों के बीच उनके लिए जीने का एक ही मकसद बचा था, अपमान का बदला और अपनी भूमि की रक्षा का संकल्प। उनके साथ उनका मित्र, कवि और सच्चा साथी चंद्रवरदाई भी कैद में था। दोनों का संबंध केवल मित्रता का नहीं था, बल्कि देशभक्ति और स्वाभिमान का भी था। चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज के इस अपमान ने भीतर तक झकझोर दिया था। चंद्रवरदाई की योजना। एक दिन चंद्रवरदाई ने एक योजना बनाई। उन्होंने गौरी को यह बताने का निश्चय किया कि पृथ्वीराज भले ही अब देख नहीं सकते, परंतु उनकी युद्धकला और ध्वनि पहचानने की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह बिना देखे ही अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। गौरी ने इस बात को चुनौती मानकर पृथ्वीराज के इस कौशल की परीक्षा लेने का निर्णय किया। यह वह क्षण था जिसका इंतजार चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज दोनों ने किया था। गौरी ने अपनी सुरक्षा के प्रबंध किए और एक विशाल दरबार में पृथ्वीराज को बुलवाया। उसके अहंकार ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पृथ्वीराज अब उसे हानि नहीं पहुंचा सकते। धनुष की टंकार। दरबार के बीचों बीच खड़ा होकर पृथ्वीराज ने गौरी से कहा, मुझे एक धनुष और तीर दिया जाए। गौरी ने उन्हें यह सोचकर धनुष और तीर दे दिए कि यह तो केवल एक मनोरंजन है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के कान में हल्की आवाज में कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। चंद्रवरदाई की इस कविता के माध्यम से पृथ्वीराज ने गौरी की सही दिशा और दूरी का अंदाजा लगा लिया। इसके बाद उन्होंने बिना एक पल गवाए तीर छोड़ा। सबकी आंखों के सामने गौरी का अंत हो गया। उसका चेहरा भय से फटा पड़ा था। सारा दरबार स्तब्ध था। एक अंधा राजा, जिसे अपनी मातृभूमि का अपमान और अपनी आंखों का बदला लेना था, उसने अदम्य साहस से यह कर दिखाया। अंतिम विदाई। गौरी के मरते ही गजनी का दरबार अस्तव्यस्त हो गया। सभी दरबारी और सैनिक उस क्षण के आतंक में भाग खड़े हुए। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज का हाथ थामा और जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पास अब समय और शक्ति दोनों समाप्त हो चुके थे। चंद्रवरदाई ने भावुक होकर कहा, महाराज, अब आपको भारत भूमि में विश्राम दिलाने का समय आ गया है। उन्होंने पृथ्वीराज के पार्थिव शरीर को एक सुरक्षित स्थान पर मातृभूमि की गोद में सुलाने का निर्णय किया। अजमेर की मिट्टी में समाधि। कई कठिनाइयों का सामना करते हुए चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के पार्थिव शरीर को लेकर अजमेर की धरती पर वापस पहुंचे। वहां उन्होंने एक गुप्त स्थान पर पृथ्वीराज की समाधि बनाई। यह जगह इतनी गुप्त रखी गई कि कोई शत्रु उसे ढूंढ न सके और पृथ्वीराज की अमर गाथा को कोई अपमानित न कर सके। पृथ्वीराज रासों की रचना। अजमेर लौटने के बाद चंद्रवरदाई ने अपने मित्र की वीरता और त्याग की गाथा को पृथ्वीराज रासों में अमर कर दिया। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की वीरता, गौरी से उनकी ऐतिहासिक भिड़ंत और उनकी अंतिम विजय का उल्लेख किया। यह ग्रंथ भारत के हर कोने में पहुंचकर एक प्रेरणा बन गया, एक अमर गाथा। आज भी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की यह गाथा भारतीय इतिहास में अमर है। उनकी वीरता और मित्रता की यह कथा आज भी हर भारतीय को साहस और देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है। कुछ कहते हैं कि अरावली की पहाड़ियों में कहीं पृथ्वीराज की आत्मा अब भी भारत की रक्षा करती है और उनकी यह वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियों को सिखाती है कि सच्चा साहस और सच्ची मित्रता अमर होती है।